मैं मुकेश सर अपने इस यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं और वैसे मैं आप लोगों के साथ मैथ सेक्शन के साथ जुड़ा हुआ रहता हूं, लेकिन अभी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में बिहार दारोगा की जो वैकेंसी आई है, इसमें बहुत से विद्यार्थियों को ज़रूरत होती है कि इसकी संपूर्ण जानकारी हमको मिले। तो उस जानकारी को लेके इस वीडियो में हम आपके समक्ष आए हैं और इससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखना है कि हम लोग किस एग्ज़ामिनेशन की बात कर रहे हैं, बिहार दारोगा एग्ज़ामिनेशन की बात कर रहे हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी हम लोग आगे अब देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका ज़रूरत आपको फॉर्म फिलअप करने में होता है या आपको अपनी तैयारी पूरी करने में जिस जानकारी की आपको आवश्यकता होगी, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से बात कर रहे हैं। आइए, सबसे पहले इस एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करने वाली संस्था जो है वो देखिए कौन सा है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। वो इस एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करता है, जिसका एड्रेस देखिए यहाँ लिखा हुआ है, संतोष मेंशन बी ब्लॉक, वो उसका एड्रेस हो गया। और ये इसका वेबसाइट नंबर है www.bpssc.bih.nic.in। यानी किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको चाहिए इस वैकेंसी के बारे में तो आप यहाँ से कन्फर्म हो सकते हैं, इस वेबसाइट से कन्फर्म हो सकते हैं। अब इसमें देखें तो वैकेंसी में सबसे पहला चीज़ है विज्ञापन संख्या। फॉर्म भरने में इसकी ज़रूरत होगी और जब तक आप ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक इस नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अभी जो वैकेंसी आई है इस संगठन के द्वारा, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा, तो 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। वो 2 पोस्ट देखें तो कौन कौन सा है। पहला जो है पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर का, और दूसरा जो है वो है प्रारक्ष अवर निरीक्षक का, परिचारी, जिसको कि आप सर्जेंट बोलते हैं। इसका वेतनमान देखिए दिया हुआ है, लेवल 6 का आपका वेतनमान है, जो 35,400 रुपये से प्रारंभ होके 1,12,400 रुपये तक है दोनों पोस्ट के लिए। रिक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर देखा जाए तो फर्स्ट पोस्ट के लिए यानी पुलिस अवर निरीक्षक के लिए वैकेंसी है कितना, 1998, 1998 रिक्तियां हैं। और दूसरे सर्जेंट पोस्ट के लिए कितना, 215 वैकेंसियां हैं। इसमें अब 2-3 नोट करने लायक पॉइंट है कि देखिए लिखा हुआ है दोनों पदों के लिए एक ही फॉर्म भरा जाएगा, यानी इस दोनों पोस्ट के लिए उसका अलग अलग फॉर्म फिलअप नहीं होगा। दोनों के लिए आप एक ही फॉर्म भरेंगे जिसमें कि उसकी प्राथमिकता भरनी होगी। आप कौन सा पोस्ट प्रेफर करते हैं, पहला किसको सेलेक्ट करते हैं, दूसरा किसको सेलेक्ट करते हैं, वो आपकी मर्जी पे होता है। आप प्रेफरेंस आपको फॉर्म फिलअप करने में देना होगा, मेंशन करना होगा। सेकंड में देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो फिलअप करने का डेट प्रारंभिक है, जहाँ शुरुआत है वो अब आपका स्टार्ट हो चुका है 16/8/2020, रविवार से ही फॉर्म फिलअप हो रहा है इसके लिए। और इसकी अंतिम तारीख जो होगी वो होगी 24/9/2020 गुरुवार को, यानी 24 तारीख, 1 महीने से ऊपर आपके पास टाइम है इस फॉर्म को फिलअप भरने के लिए। लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध होगा कि फॉर्म समय के पहले, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अब इस 24 तारीख को आप याद रखे रहें कि 24/9 को भरेंगे, 24/9 को भरेंगे, 24/9 को भरेंगे। जो भी है क्लोजिंग डेट के 5 दिन पहले, 7 दिन पहले आप फॉर्म फिलअप सब लोग कर लें। तो ये आप डेट को रिमाइंड रखेंगे, 24/9/2020 इसका लास्ट डेट होगा। अब आ जाए, इसके बाद हम लोग चलें तो तीसरे नंबर ये आगे देखें कि ये जो पुलिस अवर निरीक्षक, जो आपके फर्स्ट वैकेंसी 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी थे, तो पहले पोस्ट के लिए क्रम वाइज आपका यहाँ पदों की संख्या मेंशन किया हुआ है और उसमें महिलाओं के लिए कितना पोस्ट आरक्षित है ये डाटा आपको यहाँ दिया हुआ है। ऊपर सब कुछ देखिए मेंशन किया हुआ है। जैसे अनुसूचित जाति के लिए देखें तो पद की संख्या टोटल कितना है, 333, और इसमें महिलाओं की संख्या अगर देखा जाए तो देखिए कितना है, 124। तो हम लोगों को अब ये ध्यान रखना होगा 124, 124 आपका है
महिलाओं के लिए सीट। इसी 333 में 124 है। ये आप नहीं समझेंगे कि 333 अलग से हो गया और 124 अलग से हो गया। उस 333 में से महिलाओं की संख्या 124 बाकी पुरुषों के लिए है, वो आरक्षित है आपका। दूसरा पोस्ट वाइज देखिए, ये है जाति वाइज या कैटेगरी वाइज कहें इसको, ये सारा आपको लिखा हुआ है। अनुसूचित जनजाति का है, 10th पिछड़ा वर्ग का है, ये पिछड़ा वर्ग का है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए है। टोटल वैकेंसी देखिए यहाँ हम लोगों का आया हुआ है 1998 1998, और जिसमें महिलाओं का टोटल नंबर जो हम लोगों का है वह कितना 683। अब आ जाए इसके बाद बात करें अगर हम लोग, तो इसके आगे अब देखते हैं यहाँ प्रारक्ष अवर निरीक्षक के लिए। प्रारक्ष अवर निरीक्षक जिसको आप परिचारी बोलते हैं, सर्जेंट बोलते हैं, इसके लिए फिर वही सारा देखें, क्रम से पदों की संख्या दिया हुआ है और महिलाओं के लिए आरक्षित पदों, रिजर्व्ड जो आपका पोस्ट है, पद है, वैकेंसी है, उसका नंबर दिया हुआ है। यानी इसमें अगर देखें अनुसूचित जाति के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है 34, उसमें महिलाओं के लिए सीटों की संख्या कितना है 15। 34 में 15 महिलाओं के लिए, बाकी में सारे लोग आएंगे। तो ये हुआ सीटों की संख्या। इसको आप गौर से देखेंगे, आपके पास ये डाटा मौजूद रहेगा, ये आपको बार बार यूज में आएगा। आ जाए अब हम लोग सबके बारे में बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पोस्ट जो हम लोगों का था पुलिस अवर निरीक्षक का, ये जो फर्स्ट पोस्ट था सब इंस्पेक्टर के लिए, तो इसमें क्या क्या हम लोगों को देखना है, क्या क्या काम करना है, वो सारे चीज़ के बारे में आपको अब जानकारी मिलेगी। जैसे पहले देखिए, पहले क्या देखना है हम लोगों को, क्वालिफिकेशन देखना है, क्या क्या चीज़ हमको चाहिए ताकि हम इस एग्जामिनेशन के लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकें, वो चीज़ यहाँ से देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि रिटन एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगा, इस पर चर्चा करेंगे। और तब आपके शारीरिक दक्षता, फिजिकल एफिशिएंसी पे बात करेंगे। 3 चीज़ पे गौर करना है, क्वालिफिकेशन पे, रिटन एग्जामिनेशन पे और फिजिकल एफिशिएंसी हम लोगों को देखनी है। यहाँ आ जाए अब इसमें सबसे पहले हम चर्चा करते हैं योग्यता का। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आप कौन कौन से लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इस चीज़ पे हम लोग अब चर्चा करते हैं। क्वालिफिकेशन भी यहाँ अगर देखें तो आपके पास 3 टाइप का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। पहला तो शैक्षणिक योग्यता देखना है आपको, दूसरा उम्र देखना है आपको, और तीसरा शारीरिक योग्यता देखना है आपको। किस किस चीज़ पे काम करना है, शैक्षणिक योग्यता पे को देखना है, उम्र को देखना है और शारीरिक योग्यता को देखना है। सब आपके पास डायग्राम में लिखा हुआ ही है, इसको आप इजीली देख के भी समझ सकते हैं। आपको केवल समझाया जा रहा है कि इसको आपको देखना कैसे है। शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या चाहिए, तो दिनांक, इस डेट को आप गौर किए रहेंगे, 1/8/2020 1 अगस्त 2020 तक आप या तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया हो इस डेट के पहले, या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा, किसी भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो इस स्नातक परीक्षा के इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है, अगर उसकी डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। दूसरा चीज एज देखना है, उम्र देखना है। उम्र के लिए यहाँ कैटेगरी वाइज आपको एज संगठन के द्वारा घोषित किया गया है, वो सारा चीज यहाँ लिखा हुआ है। जैसे सामान्य में पुरुष अगर आप हैं, सामान्य कैटेगरी के पुरुष अगर हैं तो आपकी उम्र क्या क्या होनी चाहिए, न्यूनतम 20, न्यूनतम तो देखिए सबका 20 ही है। हम लोग बात करेंगे अधिकतम पे, तो न्यूनतम 20 है। सामान्य पुरुष अगर हैं तो अधिकतम आपका क्या होना चाहिए, 37 वर्ष। 37 वर्ष से ज़्यादा अगर आप होंगे तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो अब ये देखना है कि ये उम्र को कब तक लेना है, तो उसके लिए यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ है। आपको उम्र जो आपको कैलकुलेट करना है वो देखना है। उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, 1 जनवरी 2020,
यहाँ से आप उम्र का काउंटिंग करेंगे, जोड़ घटाव इसमें करेंगे। 1 जनवरी 2020 तक आपका मैक्सिमम अधिकतम आयु जो होना चाहिए वो 37 वर्ष होना चाहिए, यानी 37 को अगर क्रॉस कर जाते हैं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, या फिर 20 से आपका अगर एज कम है तो भी आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार देखें पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा, अगर आप पुरुष हैं मिनिमम तो 20 है लेकिन मैक्सिमम कितना होगा 40 हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरे में देखिए सामान्य का है, पिछड़ा भी है, अत्यंत पिछड़ा भी है, सामान्य भी है, पिछड़ा भी है, अत्यंत पिछड़ा, लेकिन यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है महिला। इस तीनों कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनकी मिनिमम उम्र 20 और मैक्सिमम उम्र क्या होना चाहिए 40, यानी सामान्य की भी महिला है तो भी 40, पिछड़ा का भी महिला है तो भी 40 और अत्यंत पिछड़ा की भी महिला है तो भी उसका एज अधिकतम एज 40 और मिनिमम एज होना चाहिए 20। किस तारीख को 1 जनवरी 2020 तक। इसके बाद फिर देखें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं यहाँ अनुसूचित कर लेंगे, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए 20 और मैक्सिमम होना चाहिए 42 वर्ष। 42 से अधिक होने पे आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, 42 से एज कम होना चाहिए, 20 से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ नोट में देखें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष एवं महिला को उम्र में कोई छूट नहीं मिलेगी। आर्थिक रूप से कमज़ोर अगर हैं तो वहाँ आपको सिलेक्शन में एग्जामिनेशन में प्रेफरेंस मिलता हो, आरक्षण मिलता हो, रिजर्वेशन मिलता हो, लेकिन उम्र में आपके लिए कोई छूट नहीं है। और आरक्षण का लाभ, रिजर्वेशन का जो लाभ होगा वो केवल बिहार के अस्थाई निवासी को मिलेगा। जो बिहार के रहने वाले हैं केवल उनके लिए होगा, अस्थाई निवासी के लिए होगा। अगर किसी दूसरे स्टेट के आप सिटीजनशिप आपके पास है तो आपको फॉर्म भरने का राइट है, लेकिन आप आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे, आपको सामान्य कैटेगरी का ही समझा जाएगा। शारीरिक योग्यता, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपकी हाइट क्या होनी चाहिए या आपका सीना कितना होना चाहिए उसके बारे में ये दो चीज़ आपको देखना है, हाइट भी देखना है और सीना देखना है। हाइट में अगर देखें तो कैटेगरी वाइज देखें, यहाँ फिर हाइट है सामान्य एवं पिछड़ा दोनों के लिए। अगर पुरुष आप हैं तो आपकी हाइट क्या होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सामान्य भी, पिछड़ा भी, अत्यंत पिछड़ा भी और अनुसूचित जाति, ये सब के लिए यहाँ कितना है 165 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति और पुरुष अगर आप हैं तो कितना क्या होना चाहिए 100 यहाँ से देखेंगे सामान्य एवं पिछड़ा पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर और यहाँ से देखेंगे ये हम लोगों का दूसरा पॉइंट है। अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, इसको यहाँ से यहाँ तक देखना है हम लोगों को। अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के यदि आप पुरुष हैं तब आपका हाइट होना चाहिए कितना 165 सेंटीमीटर मिनिमम, ये मिनिमम है। मैक्सिमम आप 170 हो जाए, 75 हो जाए, 180 हो जाए, उससे परेशानी नहीं है, मिनिमम आपका हाइट ये होना चाहिए। अब देखें अगर आप महिला हैं तो किसी भी वर्ग की महिलाओं के लिए हाइट हो जाएगा कितना 155 सेंटीमीटर मिनिमम, मैक्सिमम का कोई अपर लिमिटेशन नहीं है। अब आ जाए ये जो आप देख रहे हैं न्यूनतम वजन, ये केवल महिलाओं के लिए है। न्यूनतम वजन जो आपको देखना है वो केवल महिलाओं के लिए है और ये होना चाहिए कितना 48 किलोग्राम। ये ध्यान रखना है, न्यूनतम वजन किसके लिए होगा, केवल महिलाओं के लिए। पुरुषों के लिए वजन से रिलेटेड कोई मापदंड आपके फॉर्म में नहीं दिया गया है, संगठन के द्वारा जारी नहीं किया गया है। केवल न्यूनतम वजन महिलाओं का ले देखना है, वो भी 48 किलोग्राम। अब आ जाए सीना पे अगर देखें तो ये सेकंड कंडीशन जो होगा, सेकंड जो आपकी शारीरिक योग्यता है ये सीना फुलाने का, वो केवल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए ये मापदंड नहीं है, केवल
पुरुषों का ये चीज़ मापा जाएगा, जिसमें सामान्य, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर है और फुलाने के बाद होना चाहिए 86 सेंटीमीटर। जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति, पुरुष तो ये है, पुरुषों के लिए ही केवल है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुला के। अब इस चीज़ पे गौर करेंगे, यहाँ अंतर कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए और फुलाए। जैसे सपोज करें कि अगर हमारा बिना फुलाए आ जाता है, आपका सीना है 84 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद अगर आ जाता है सपोज करें 87 सेंटीमीटर, तो यहाँ देखें 81 सेंटीमीटर से यह ज़्यादा है, 86 सेंटीमीटर से यह ज़्यादा है, तो ये दोनों मापदंड को पूरा कर रहा है। लेकिन अब इस नोट को गौर से देखें, यहाँ का डिफरेंस अगर हम लें तो डिफरेंस यहाँ कितना आ रहा है 3 सेंटीमीटर का, जबकि डिफरेंस जो हमको चाहिए मिनिमम कितना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। यानी इस मापदंड का अगर आपके पास सीना होगा तो भी आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बिना फुलाए और फुलाने के बाद जो आपका सीना का डायमीटर आएगा वो क्या होना चाहिए, आपका डिफरेंस उसका कम से कम 5, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, लेकिन मिनिमम होना चाहिए 5। चलिए अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं रिटन एग्जाम पे, लिखित एग्जामिनेशन कैसे होगा इस वैकेंसी के लिए। एग्जामिनेशन आपका 2 चरणों में लिया जाएगा। पहला आपका देखिए कौन सा हो जाता है, प्रारंभिक परीक्षा, फर्स्ट फेज का एग्जामिनेशन होगा, और दूसरा है आपका मेन एग्जामिनेशन होगा, मुख्य परीक्षा होगा, सेकंड चरण का हो जाएगा। अब प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों की संख्या है कितना 100, कुल अंक उसके लिए कितना होगा 200, यानी एक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको मिलेंगे, और समय जो होगा वो कितने का होगा 2 आवर्स का होगा, 2 घंटे का होगा। अब यहाँ ये देखना है 30% से कम अंक अयोग्य, 30% से कम अंक के लिए अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, मुख्य परीक्षा के लिए, इसको फिर से देख ले, इसके लिए यहां से देखेंगे 30% से कम अंक वाले जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे। ये पॉइंट केवल यहाँ तक है, 30% से कम अंक वाले क्या हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे। यानी अगर 30% से कम आएगा तो उसके लिए अगर वैकेंसी खाली भी रहेगी तो आपको नहीं लिया जाएगा, यानी 30% मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या देखना होगा, रिक्तियों का 20 गुना, जितनी वैकेंसी है उसका 20 टाइम्स। सपोज करें अगर 1000 वैकेंसी है तो उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 लोग प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा के लिए चयनित तो होंगे, सेलेक्ट किए जाएंगे। तो यहाँ अब ये ध्यान देना है, रिक्तियों का 20 गुना, ये नॉर्मली लिखा है, ये सरकार अपना फैसला बदल भी सकती है, इसको थोड़ा बहुत रेशियो इसका आगे पीछे हो भी सकता है, वैकेंसी कुछ बढ़ गया उस पर भी ये डिपेंड करेगा, लेकिन नॉर्मली 20 गुना लिया जाएगा। अब आ जाए इसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से ही केवल प्रश्न रहेंगे, आपको करंट अफेयर रहेगा, और आपका जो है सामान्य विज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, जिसको आप जीके जीएस बोलते हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको उसकी तैयारी आपको करनी होगी। गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक, 0.2 अंक कहने का मतलब हुआ एक क्वेश्चन अगर गलत होता है आपको तो 0.2, एक क्वेश्चन अगर गलत होगा तो क्वेश्चन कितने का है 2 मार्क्स का आपका यहाँ है, तो 2 और का 0.2 गुना अगर करेंगे आप तो क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, यानी 0.4 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए आपका कटेगा। यानी 5 अंक में से देखिए क्या लिखा हुआ 1 अंक, या दूसरे रूप से समझें तो 5 प्रश्न अगर आप बनाते हैं, 5 प्रश्न सही हो गया, हमको 10 नंबर मिल गया, छठा क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो वो छठा क्वेश्चन जो गलत होगा उसका नंबर वो एक तो ऐसे ही गायब हो गया है, साथ ही साथ 2 नंबर इसके लिए कर जाए, यानी 6 क्वेश्चन के लिए तब आपका नंबर घट के हो जाएगा कितना 8।
5 अंक में से 1 अंक काट लिया जाएगा। जो भी आपको मार्क्स आया उसके लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। अगर 5 आपका है तो 1 कटेगा, 4 आपका रहेगा। अब आ जाए, इसके बाद हम लोग मेन एग्जाम, मुख्य परीक्षा में अगर देखें तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के लिए ही ये एग्जामिनेशन केवल होगा। इस एग्जामिनेशन में जो लोग फेल कर जाएंगे वो इस एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाएंगे। केवल ये होगा किनके लिए, जो प्रारंभिक परीक्षा को पास करेगा, चरण फर्स्ट को पास करेगा। इसमें भी प्रश्नों का संख्या आपका 100 हो जाएगा। फिर आपको देखें तो इसमें 2 एग्जामिनेशन आपका होता है, एक आपका सामान्य हिंदी का हो जाएगा और दूसरा आपका सामान्य अध्ययन का हो जाएगा। जनरल स्टडीज़ का एग्जामिनेशन होगा और ये आपका जनरल हिंदी का एग्जामिनेशन होगा। इस हिंदी के एग्जामिनेशन में 30% अंक लाना आवश्यक होगा। इससे कम अगर आप लाते हैं तो आपका कॉपी नहीं जांचा जाएगा। मेन में आप इस सामान्य अध्ययन में आप कितना नंबर लाए उससे कोई मतलब नहीं होगा, आप फेल समझे जाएंगे। इसलिए इसमें 30% अंक लाना आवश्यक होगा। यानी कुल अंक अगर 200 है तो 200 का 30% लेंगे तो 60 होगा। तो हिंदी पेपर में आपको मिनिमम 60 अंक लाना ही होगा, तो आप सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज डिसलेक्ट हो जाएंगे। समय इसका भी देखिए 2 घंटा होगा। अब यहाँ देखें, मेरिट लिस्ट जब बनेगा तो इस हिंदी के मार्क्स को उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। ये ध्यान रखना है, मेरिट लिस्ट में इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। ये केवल पास होना आवश्यक होगा। और पास कितना में करेंगे, 60 नंबर में पास करेंगे, 30% मार्क्स में पास करेंगे। सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन में देखिए सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन होगा, सामान्य विज्ञान से होगा, सिविक्स नागरिक शास्त्र से होगा, हिस्ट्री से होगा, वो भी इंडियन हिस्ट्री लेना है। साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी भी देखना है। और मैथ देखिए, यहाँ मैथ आ गया, गणित से क्वेश्चन रहेगा, साथ ही साथ रीजनिंग से क्वेश्चन आपको मेन एग्जामिनेशन में पूछेगा। प्रारंभिक एग्जामिनेशन में गणित और रीजनिंग नहीं दिया गया है, जो सिलेबस जारी किया गया है संगठन के द्वारा, आयोग के द्वारा। लेकिन अगर आप इसका रिकॉर्ड देखें, पिछला वर्ष भी एग्जामिनेशन जो हुआ तो उसमें भी यहाँ प्रारंभिक परीक्षा में मैथ और रीजनिंग के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन क्वेश्चन में ये एग्जामिनेशन में 5 क्वेश्चन लगभग मैथ का और 5 क्वेश्चन लगभग आपका रीजनिंग का पूछा गया था। तो यहाँ भी आपको 5-10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के मिलेंगे, वैसे सिलेबस में मेंशन किया हुआ नहीं है। मेन एग्जामिनेशन में लेकिन गणित से सवाल आपको मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या यहाँ भी 100 होगा, कुल अंक आपका यहाँ भी 200 होगा, टाइम यहाँ भी 2 घंटा रहेगा। गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक यहाँ भी आपके काटे जाएंगे, यानी 5 अंक अगर टोटल आपका है तो उसमें 1 अंक काट लिया जाएगा यदि क्वेश्चन आप गलत बनाते हैं तो। ये हो गया मेन एग्जामिनेशन का। और जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा वो केवल और केवल यहीं से बनेगा, सामान्य अध्ययन से ही बनेगा। मेरिट लिस्ट आपका मेधा सूची सिलेक्शन वहीं से होगा। ना तो सामान्य हिंदी को इसमें शामिल किया जाएगा, ना तो पीटी के नंबर को उसमें शामिल किया जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं शारीरिक दक्षता की। तीसरा जो पार्ट है हम लोगों का, तो शारीरिक दक्षता में कितने लोगों को शामिल किया जाएगा, तो जितने भी वैकेंसी है तो वैकेंसी का 6 गुना, रिक्तियों का नंबर ऑफ पोस्ट का 6 गुना को मेन एग्जामिनेशन में पास करा के और फिजिकल एफिशिएंसी में लाया जाएगा। अब आ जाए तो फिजिकल एग्जाम जिनका भी होगा तो उसमें क्या क्या देखा जाएगा, उन चीज़ों को देखना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, ये ध्यान रखना है। यानी मेरिट लिस्ट में इसका भी ज़रूरत नहीं है, केवल पास होना चाहिए। और पास कैसे करेंगे आप, उसके लिए यहाँ 3 सेक्शन यहाँ भी देखिए है। पहला कौन सा है, दौड़। आपका दौड़ होगा, आपके लिए ऊंची कूद होगा और आपके लिए गोला फेंक होगा। दौड़ में अगर देखें तो जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग 2 कैटेगरी में यहाँ बांटा गया है। तो दौड़ दूरी जो पुरुष वर्ग के लिए होगा 1 मील का होगा, 1.6 किलोमीटर का होगा। और उसके लिए टाइम समय जो रहेगा 6 मिनट 30 सेकंड का होगा। यह ध्यान रखना है, पुरुष जो होगा उसके लिए 1 मील दौड़ है, यानी 1 किलोमीटर 600 मीटर लगभग आपको दौड़ना होगा। समय 6 मिनट 30 सेकंड के पहले, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको वो दूरी कवर करनी होगी। महिला में देखें
तो इसके लिए दौड़ का लेंथ, दूरी जो है वो 1 किलोमीटर। समय देखिए इसका खिसक के यहाँ आ गया है, इसको आप यहाँ समझें। समय जो है वो आपके लिए कितना दिया गया है, 6 मिनट का दिया गया है। समय कितने का है, 6 मिनट का टाइम महिलाओं के लिए, और डिस्टेंस, दूरी उसके लिए कितना होगा, 1 किलोमीटर। अब आ जाए ऊंची कूद में चलें, तो यहाँ भी पुरुष जो हैं उसको मिनिमम हाइट जो जंप करना है वो कितना, 4 फीट, 4 फीट को क्रॉस करना होगा आपको। महिला के लिए लेंथ कितना है उसका, हाइट कितना है उसका, 3 फीट, 3 फीट आपको क्रॉस करना होगा। गोला फेंक में जाएंगे तो पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होगा, वजन उसका 16 पाउंड का होगा, और मिनिमम आपको फेंकना होगा 16 फीट। 16 पाउंड का गोला 16 फीट दूरी तक फेंकना होगा, कम से कम, ज़्यादा जितना फेंकें। और महिला के लिए 12 पाउंड का गोला होगा, मिनिमम फेंकना होगा 10 फीट। और ये ध्यान रखना है कि इसमें आप कितना भी काम करते रहें, मेधा सूची में इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा, क्वालिफाई आपको कर लेना है, जो भी मिनिमम है उसको क्रॉस कर जाना है। अब इसमें एक देखिए, अगर कोई विवाहित महिलाएं हैं, ऐसी विवाहित महिलाएं जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता के समय गर्भवती महिलाएं, सिंपली समझना है कि अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो, और वो इसके कारण, इस गर्भवती महिलाएं, तो इसमें आप अगर चाहते भी हैं कि हम दौड़ जाएं या ऊंची कूद कर लें या गोला फेंक दें, तो आपको नहीं वो करने दिया जाएगा। आयोग ऐसा आपको करने के लिए मना करेगा। आप इस एग्जामिनेशन में शारीरिक दक्षता में नहीं बैठ पाएंगे। और साथ ही साथ ये देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, विवाहित महिलाएं जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता के समय, आपका उस समय जो मेडिकल चेकअप होगा, अगर उसमें गर्भवती आप पाई जाती हैं तो कोई भी डॉक्टर कह भी देता है तो भी दौड़ और शारीरिक जांच में आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, और इस आधार पर आपको अयोग्य घोषित, चूँकि आप इस एग्जामिनेशन में बैठ नहीं पाएंगे इसलिए आप अयोग्य करार दे दिए जाएंगे। उस समय आप नहीं कह सकते कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं, हमको शारीरिक दक्षता में बैठना है। चलिए आगे अब हम लोग बात करें मेधा सूची पे, मेरिट लिस्ट पे। मेरिट लिस्ट में अगर देखा जाए तो मेरिट लिस्ट के लिए क्या करना है हमको, शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ये होगा। मेरिट लिस्ट बनेगा जब आप शारीरिक दक्षता को पास कर लेंगे, फिजिकली आप पास हो जाएंगे, तब मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी वहाँ पास होना जरूरी है। मुख्य परीक्षा के आधार पर, केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार होगा। और मुख्य परीक्षा में भी बताया गया था, उसमें हिंदी का काउंटिंग नहीं किया जाएगा, जनरल स्टडीज जो था केवल उस पे ही मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अब आ जाए, न्यूनतम अंक लाना आवश्यक है। वो जो 30% आप देखे थे उतना मार्क्स तो आना ही आना चाहिए, तभी आप मेधा सूची में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते, पास ही नहीं होंगे आप। अब यहाँ देखिए, ये जो मिनिमम अंक है वो कैटेगरी वाइज बांटा गया है कि किसके लिए कितना मिनिमम होगा। इस न्यूनतम अंक के लिए ही ये यहाँ बना हुआ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला, महिला किसी भी कैटेगरी की हो, तो अगर महिला हैं या फिर अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं, अनुसूचित जाति के पुरुष हैं, महिला तो कोई भी कैटेगरी के हो, तब आपके लिए मिनिमम प्रतिशत प्राप्तांक आपको कम से कम लाना होगा कितना, 32%। और यदि अत्यंत पिछड़ा कैटेगरी में आप आते हैं, वो भी पुरुष, ये तीनों जो है वो पुरुषों के लिए, चूँकि महिला तो यहीं आ चुकी हैं, इस महिला में ये सारा कैटेगरी की भी महिलाएं शामिल हैं। महिला है तो 32% लाना है। अत्यंत पिछड़ा पुरुष अगर है तो आपको कितना लाना होगा, मिनिमम 34% लाना होगा, तो मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। पिछड़ा के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम पास 36.5%, और सामान्य के लिए कितना आना चाहिए, 40%। मेधा सूची में बराबर अंक अगर आ जाता है, मान लीजिए 2 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, जिसका सेम अंक आ गया, तो उसको संगठन किस प्रकार से, आयोग किस प्रकार से प्रेफरेंस लड़कों को देगा, किसको लेगा, उसकी जानकारी यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले वो आपका क्या देखता है, अधिक उम्र वाला, यानी अगर 2 लड़का है, कोई 22 साल का है
और कोई 25 साल का है तो अधिक उम्र वाले को लिया जाएगा, अधिक उम्र वाला पहले, यानी 25 वाला का सिलेक्शन होगा, 22 वाले को नहीं लिया जाएगा। अगर मान लें वो भी मैच हो गया, दोनों 25-25 साल का है, तब क्या देखा जाएगा, शैक्षणिक योग्यता देखा जाएगा। कोई ग्रेजुएट किए हुए है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट वाले को प्राथमिकता दी जाएगी, उसका सिलेक्शन होगा। अब आ जाए, अगर ये भी मैच हो गया और ये भी मैच हो गया, तब वो क्या देखेगा, अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है, यानी जिसका अल्फ़ाबेटिकल नाम पहले होगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा। इतना कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है, उसको ध्यान से देख लेंगे। चलें, इसके बाद हम लोग देखें जो दूसरा पोस्ट था हम लोगों का प्रारक्ष अवर निरीक्षक सर्जेंट के लिए, तो इसमें भी योग्यता देखना, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, सब पीछे आप देखे हुए हैं फर्स्ट पोस्ट के लिए। तो इसमें योग्यता भी पहले की तरह यानी फर्स्ट पोस्ट वाला ही सेम टू सेम, लिखित परीक्षा में भी सेम टू सेम, केवल और केवल शारीरिक दक्षता में फर्क है। यहाँ केवल आपका फर्क है, इसमें ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, ये तीनों में बदलाव आपका है। जिसमें पुरुषों के लिए देखे दिया हुआ न्यूनतम 4 फीट 6 इंच या 4.5 फीट आप इसको कहें पुरुष अभ्यर्थी के लिए, और ये महिला अभ्यर्थी के लिए मिनिमम कितना है, 3 फीट ऊंची कूद। लंबी कूद अगर देखें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 15 फीट है, महिला अभ्यर्थी के लिए 9 फीट है। और गोला फेंक देखें तो पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला 20 फीट फेंकना होगा मिनिमम, और महिला अभ्यर्थी का अगर देखें तो 12 पाउंड का गोला न्यूनतम कितना, 10 फीट फेंकना होगा। आ जाए, इसके बाद फ़ी के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। फ़ी में देखिए लिखा हुआ है, सभी अभ्यर्थी को निर्धारित मूल्य जो परीक्षा शुल्क के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रय करना होगा, ऑनलाइन खरीदना होगा, आपको फॉर्म खरीदना होता है। अब उसके लिए भुगतान के माध्यम से ये सारा चीज़ आप देखें सब लिखा हुआ है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी सभी के लिए शुल्क देखिए लिखा हुआ है कितना, 700 रुपया। यानी फॉर्म अगर भरने जाएंगे तो आपको 700 रुपये लगेंगे। लेकिन यदि आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुष और महिला अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए कितना होगा, 400 रुपया फ़ी होगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाइट ऊपर भी चर्चा किया हुआ था, इस वेबसाइट को आप ध्यान में रखेंगे। किसी भी तरह की जानकारी आपको यहाँ उपलब्ध मिलेगी इस वेबसाइट पे। इस पर जाकर आवेदन पत्र संबंधित लिंक पर क्लिक करेंगे, यानी वो वेबसाइट आप खोलेंगे तो वहाँ आपको आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म एक आएगा, उस पर आप लिंक पे क्लिक करेंगे और उसके पश्चात आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। यानी वहाँ जो भी गाइडलाइन आपको दिया जाएगा आयोग के माध्यम से उसको फॉलो करते जाएंगे और इस प्रकार आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो अब ये ध्यान रखना है आपको कि ये सारा चीज़ पे जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगा आप फिर से उसको देख सकते हैं, बैक करके देख लेंगे कि कहाँ कहाँ है। सारा कुछ जानकारी आपको दिया गया है, बता भी दिया हम आपको, लिखा हुआ भी है, उसको गौर से देखेंगे, पढ़ेंगे। और बहुत ही अच्छा पोस्ट निश्चित रूप से है, आप लोगों के लिए इंटरेस्ट वाला पद भी है, एक कहिए कि शक्ति मिलती है। आप उस पोस्ट पे जाते हैं तो प्रशासनिक शक्ति आपके पास होती है और थोड़ा अच्छा अनुभव आप करेंगे। उसके लिए आप बेहतर तैयारी करें और तैयारी अगर आप मन लगा के करते हैं, ध्यान से करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल भी होंगे। और इसके बारे में हम डिटेल आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार के प्रश्न, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न होंगे, इसके बारे में भी आगे कभी न कभी हम आपसे जुड़े हुए ही हैं तो कभी न कभी जानकारी देते रहेंगे। अगले वीडियो में कभी मौका वैसा मिला और ज़रूरत महसूस हुई आप लोग को तो जो भी हमारे पास जानकारी है वो आपसे हम शेयर करेंगे, निश्चित रूप से आपको बताते चलेंगे। आप जहाँ कहीं भी हों तो इसकी तैयारी आप प्रारंभ कर दें। पहला काम तो ये होगा कि फॉर्म आपको भर लेना है, फिर आपको धीरे धीरे सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे और किस प्रकार से आप तैयारी करते हैं, कौन सा बुक फॉलो करना है, ये सब पे चर्चा हम लोग अगले क्लास में फिर कभी करेंगे, अगले वीडियो में कभी करेंगे। और
इसको आप अगर कोई प्रकार की विशेष जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन देके लिखा हुआ है, आपको लिंक में, इस वीडियो में जो लिंक दिया हुआ रहता है उसमें टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेंगे तो किसी भी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचते रहेगी, या आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ जानकारी चाहिए तो आप मैसेज करते रहेंगे तो हम देख के प्रयास करेंगे कि आपके उस जानकारी को पूरा करें, परिपूर्ण करें, और उसमें आपको सेटिस्फाइड करने का प्रयास मेरा रहेगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, तो जो भी आपको आगे हम इस पे काम करते रहेंगे चैनल पे, वो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।